A very good morning, good afternoon, good evening, guys. This is Janalam from ZS English Spoken Academy. Welcome to this channel, guys. Guys, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो फ्रेशर से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत हम कहाँ से करें। आइए मैं आप सबके लिए बहुत ही सिंपल मेथड लेकर आया हूँ, जो आपको पहले ही दिन से इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। आज के लिए पहले ही दिन के लिए हमने 4 स्टेप को तैयार किया है, क्योंकि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। इन 4 स्टेप को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स कहते हैं कि हम आपको सिर्फ 3 महीने में इंग्लिश को सिखा देंगे या 30 दिन में इंग्लिश को सिखा देंगे। क्या उनके पास कोई ऐसा सिरप है जो वो 30 दिन में घोलकर एक स्टूडेंट को दे देंगे और स्टूडेंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा? या 60 दिन में घोलकर उसको दे देंगे, स्टूडेंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा? क्या आपको लगता है कि आप 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? क्या आपको 60 दिन में संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ, अब हम इंग्लिश मैन बन गए, किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंग्लिश में? आपको लगता है गाइज? नहीं, मैं आपको बताता हूं। जो भी टीचर्स आपको ये कहते हैं कि हम आपको 30 दिन में, 60 दिन में या मैक्सिमम 90 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, उनकी बातों में नहीं आए गाइज। क्योंकि 30 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन में इंग्लिश को नहीं सीखा जा सकता। कम से कम आपको 12 महीने मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद कहीं जाकर के आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हम अब इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं कि बिना ग्रामर के हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे। क्या आपको लगता है बिना ग्रामर के आप इंग्लिश सीख जाएंगे? उनसे ये पूछा जाए कि बताया जाए कि ग्रामर है क्या, ये क्यों कहा जाता है कि बिना ग्रामर के हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे? अब ग्रामर है क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो गाइज, जो लोग ये कहते हैं कि हम आपको 30 दिन में इंग्लिश को सिखा देंगे या बिना ग्रामर के इंग्लिश सीख जाएंगे, तो आप उनकी बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। आप माइंड से काम लें अपना। आप बेहतरीन इंसान है, आप सोच सकते हैं कि ग्रामर क्या है, या हम 30 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी नहीं है। चलिए, आप ध्यान रखें और दिल में ये बात ठान लें कि आप इंग्लिश तो जरूर सीखेंगे, इंग्लिश जरूर बोलेंगे, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें इंग्लिश आएगी। ये बात भी आप अपने दिमाग में नोट कर लें। मैं तो आपको 30 दिन में इंग्लिश नहीं सिखा सकता, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल मेथड लेकर आया हूं। जिन मेथड से मैंने इंग्लिश को सीखा है वही मैं आपको बताना चाहता हूं। 4 स्टेप बताने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। 12th क्लास तक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। किसी ने कहा एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा इंग्लिशमैन बनना बहुत जरूरी है। ये बात दिल पर दस्तक दी। उसके बाद रियलाइज किया और 12th के बाद इंग्लिश को सीखा। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मुझे 2 साल के बाद थोड़ी संतुष्टि दिल को मिली कि हाँ, अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूं। फिर मैं कैसे यकीन कर लूं उन लोगों पर जो ये कहते हैं हम आपको 30 दिन में इंग्लिश सिखा सकते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत की, हार्डवर्क किया, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा की, तब भी 2 साल के बाद यकीन हुआ दिल को कि हाँ, अब इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आइए गाइज, मैं आपको वो 4 स्टेप्स बताऊंगा जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी मदद करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ, पहले ही दिन से हमने इंग्लिश को सीखने की शुरुआत कर दी है। आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, आपको भरोसा दिला सकता हूं, लेकिन आपसे वादा नहीं कर सकता कि हाँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा ही। लेकिन इतना यकीन दिला सकता हूं कि आपने अगर मुझे फॉलो किया, मेरी वीडियोस को देखा और आपने हार्ड वर्क किया, अपने आप पर आपने भरोसा रखा,
तो आप डेफिनेटली एक अच्छे इंग्लिशमैन बनेंगे। इन सारी चीजों के साथ मैं आपको अब बताने के लिए जा रहा हूं वो 4 स्टेप कौन से हैं। गाइज, पहला स्टेप है इंग्लिश क्या है। क्योंकि आप एक अच्छा इंग्लिशमैन बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है। गाइज, दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं, उसके कितने स्किल्स हैं। एक अच्छे इंग्लिशमैन बनने के लिए हमें कौन कौन से इंग्लिश के स्किल्स आने चाहिए। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस मेकिंग क्या होती है। सेंटेंस मेकिंग का मतलब होता सेंटेंस को बनाने का तरीका। तो पहले ही दिन हमें सबसे पहले नंबर पर सीखना है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है इंग्लिश? एक लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर हमें सीखना है कि इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं। एक अच्छा इंग्लिशमैन बनने के लिए हमें कौन कौन से पिलर्स आने जरूरी हैं। तो गाइस, इंग्लिश के 4 पिलर्स हैं। पहले नंबर पर है रीडिंग। रीडिंग मानी होता है पढ़ना, यानी कि हमसे इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है राइटिंग। राइटिंग मानी होता है लिखना, यानी कि इंग्लिश हमको लिखनी भी आनी चाहिए। तीसरे नंबर पर होता है लिसनिंग। लिसनिंग मानी होता है सुनना, यानी कि इंग्लिश हमें सुननी भी आनी चाहिए। जो सामने वाला स्पीकर बोलता है वो हमें सुन करके समझ आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग। चौथे नंबर पर होता है स्पीकिंग, यानी कि हमें इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए। स्पीकिंग मानी होता है बोलना। तो इंग्लिश के ये 4 पिलर्स हैं। अगर आप एक अच्छा इंग्लिशमैन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये 4 पिलर्स के स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब मैं तीसरे नंबर पर आपको बताऊंगा ये सेंटेंस क्या होता है, जो पूरी इंग्लिश की जान है और पूरी इंग्लिश इस सेंटेंस के अंदर समाई हुई है। गाइस, सेंटेंस की सिंपल सी परिभाषा है शब्दों का वह समूह जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है, सेंटेंस कहलाता है। A group of words which gives meaningful sense about a particular thing is called sentence. चौथे नंबर पर मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस मेकिंग। ये सेंटेंस मेकिंग क्या होता है? सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक किसी भी भाषा को सही रूप में लिखने के लिए, सही रूप में बोलने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के कलेक्शंस को हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर का इस्तेमाल करके, उन नियमों का इस्तेमाल करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इसी फॉर्मूले से हम सेंटेंस को बनाएंगे और यही सेंटेंस हमें इंग्लिश सिखाएगा। अब पूछिए उन टीचर्स से जो ये कहते हैं कि हम बिना ग्रामर के आपको इंग्लिश सिखा देंगे, तो फिर ग्रामर है क्या और ग्रामर क्यों बनाई ये रूल्स? क्या वो टीचर्स एक्सपर्ट नहीं थे जिन्होंने ये ग्रामर बनाई, रूल्स हमें बनाकर दिए इंग्लिश सीखने के लिए, या क्या आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं? तो गाइज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। विदाउट ग्रामर यू कैन लर्न इंग्लिश। इट इज वेरी वाइटल फॉर एवरी स्टूडेंट टू लर्न ईच एंड एवरी लैंग्वेज। समझ आया गाइज? पहले नंबर पर हमने सीखा इंग्लिश क्या है। दूसरे नंबर पर सीखा कि इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं। तीसरे नंबर पर सीखा कि सेंटेंस क्या है। चौथे नंबर पर सीखा कि सेंटेंस मेकिंग क्या है। ये चारों चीजें हमें आ गई। अब सेंटेंस मेकिंग एक फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। अब इस सेंटेंस मेकिंग में क्या क्या चीज आती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है गाइज? सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्ता। कर्ता मीन्स होता काम को करने वाला। दूसरे नंबर पर रखा गया है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है जो सब्जेक्ट की मदद करती है किसी काम को करने में। अब सेंटेंस मेकिंग के फॉर्मूले में तीसरे नंबर पर रखा गया है मेन वर्ब। ये मेन वर्ब क्या होती है? ये मेन वर्ब एक एक्शन वर्ब होती है जो डिफाइन करती है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। चौथे नंबर पर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शंस रखे हैं। तो प्रीपोजिशन
कंजक्शंस कनेक्टर्स होते हैं, जो शब्दों को, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं या उनको रिलेट करते हैं, संबंध बताते हैं। तीसरे नंबर पर आर्टिकल आता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल नाउन को डिटरमाइन करता है। अब आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में रखा है सेंटेंस मेकिंग में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग होता है कर्म। जब सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है, उस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप सभी के घर में सीलिंग फैन तो होगा ही। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सबके घर में सीलिंग फैन है। हमें समझना है ये सेंटेंस मेकिंग क्या है। सेंटेंस मेकिंग को ही क्यों 4 पॉइंट दिया गया है? क्योंकि सेंटेंस मेकिंग से आप आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। आपको बारीकी से समझ में आ सकता है कि सेंटेंस मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी इंग्लिश इस सेंटेंस मेकिंग के अंदर समाई हुई है। अब सेंटेंस मेकिंग को मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता क्या है। देखिए गाइस, आपके घर में माना एक सीलिंग फैन है। उस सीलिंग फैन का स्विच माना ये है और सीलिंग फैन आपका वहां पर है। आप सीलिंग फैन चलाना चाहते हैं तो आप यहां आएंगे, स्विच दबाएंगे, तभी सीलिंग फैन चलेगा। अब हमें जानना है ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप आए, आपने यहां पर स्विच को दबाया, आपने क्या किया? स्विच को दबाया, यानी कि आपने काम किया, और काम के करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, कर्ता कहते हैं। तो आप यहां आए, आपने स्विच दबाया, स्विच दबाने का काम किया किसने? आपने। तो आप कौन हुए? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, काम को करने वाले। आपने यहां पर आके स्विच दबाया, इस स्विच दबाने से क्या चला? पंखा। लेकिन पंखा चलाने में आपने किसकी मदद ली? स्विच की। तो ये स्विच क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन आपने क्रिया क्या की? दबाने की। जो ये दबाना हुआ यही एक्शन हुआ, यही मेन वर्ब हुई। आप आए, आपने स्विच दबाया, दबाने का काम आपने किया, आप करता हुए। किससे मदद करके पंखे को चलाया? स्विच से। ये स्विच हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन क्रिया क्या की? दबाने की। दबाना क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। और इस दबाने से जिस पर प्रभाव पड़ा, यानी कि सब्जेक्ट के, कर्ता के काम करने से जिस पर प्रभाव पड़ा, वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस मेकिंग होता क्या है। सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन को, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि सब्जेक्ट कर्ता होता है, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि कर्ता जिस काम को करता है उस पर जिस चीज का प्रभाव पड़ता है, और जिस पर वो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव पड़ने वाली चीज ही ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो गाइज, आज के लिए ये 4 पॉइंट थे उन फ्रेशर्स के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, समझ नहीं आता कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें। तो आज ही आप इंग्लिश की शुरुआत कर दीजिए। पहले दिन आपने सीखा इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसके कितने पिलर्स हैं? इसके 4 पिलर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का समूह है जो किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी देता है। सेंटेंस मेकिंग क्या है? सेंटेंस मेकिंग एक सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। गाइज, आज आपको मैंने ये ओरली समझाया। पहली वीडियो ओरली इसलिए बनाई है मैंने, ताकि आपको एक बार कानों से सुनकर समझ आ जाए थोड़ा कि इंग्लिश की शुरुआत हम कैसे करें और कहां से करें। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके तुरंत बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पर समझाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए कि हाँ, इंग्लिश क्या है, सेंटेंस क्या है, इसके कितने पिलर्स हैं, एंड सेंटेंस मेकिंग क्या है। गाइज, बताने का मकसद यही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जरिए से आपको थोड़ी नॉलेज मिले और आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दें, इंग्लिश को सीख जाएं। लेकिन इतना याद रखना, इंग्लिश को सीखना आसान नहीं है। आसान हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे, दिल में जुनून पैदा करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हाँ, हमको इंग्लिश बोलनी ही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, शौके दीदार है घर कामयाबी का, तो शिक्षा पर फोकस कर, यूं सपने देखने से है नादान,
मंजिलें नहीं मिला करती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो आप सबको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो इंग्लिशमैन बनना चाहते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो रेडी कर लूंगा मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। उसमें मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको पहले ही दिन की शुरुआत हम लिख कर भी कैसे करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।